हेलो एवरीवन, मेरा नाम एशली जोसेफ है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 टिप्स जिसके द्वारा आप अपनी गिटार प्लेइंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, चूज अ गुड गिटार। एंड ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि सब आपकी गिटार प्लेइंग का जो सारा सार है उसका बेस है ना, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। यानी अगर आपके पास में एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है तो आपके अंदर उसे प्ले करने की, उसे सीखने की, उससे इंस्पायर होने की इच्छा जो है वो जगती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उस इंस्ट्रूमेंट के साथ में बिताएंगे। एंड मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैंने कई लोगों को गिटार सिखाया है और मैंने देखा है कि कई बार जब स्टूडेंट्स बड़ा सस्ता सा और या फिर टूटा फूटा या किसी ने बोल दिया कि मेरे पास यही है, मैं इसी से करना चाहता हूँ, ठीक है, आप वो लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत जल्दी वो कहते हैं कि मुझसे ठीक से बजाया नहीं जा रहा या फिर इसका साउंड अच्छा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। एंड क्या होता है, ओवर द पीरियड धीमे धीमे उनका जो उत्साह है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी इंस्पिरेशन है वो ख़त्म होती चली जाती है। इसलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ एक डिसेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एक्सपेंसिव, बट एक डिसेंट गिटार आप ज़रूर खरीदें और वहाँ से आप शुरू करें। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके पास एक डिसेंट अच्छा साउंडिंग गिटार होगा तो आपको उसमें बजाने में भी मज़ा आएगा, आपको सीखने में भी मज़ा आएगा और आपकी इंस्पिरेशन जो है उससे बराबर बनी रहेगी। कौन सा गिटार अच्छा है, डिसेंट गिटार की क्या डेफिनेशन है, किस रेंज में आप एक डिसेंट गिटार खरीद सकते हैं, इन सब के लिए मैं आने वाले समय में गिटार रिव्यूज़ के वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वो सारे वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। अगेन, शुरुआत करें एक अच्छे गिटार से जो कि ना सिर्फ अच्छा दिखता हो बट ऑल्सो साउंड भी अच्छा करता हो ताकि आपकी इंस्पिरेशन बनी रहे। टिप नंबर 2, रेगुलरली चेंज योर गिटार स्ट्रिंग्स। और ये एक ऐसी टिप है जो बहुत से लोग नज़रअंदाज करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी गिटार की जो बॉडी है, हालांकि वो साउंड क्रिएट करती है, लेकिन उस बॉडी के अंदर जो रेजोनेंस है, जो कंपन है, वो स्ट्रिंग्स से पैदा होता है। तो इसका मतलब अगर सोर्स जो कि स्ट्रिंग है, अगर वो ही ठीक से कंपन नहीं करेगी, रेजोनेट नहीं करेगी, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी डल होगी, जो साउंड क्वालिटी है वो भी क्लियर नहीं होगी। होता क्या है, ओवर द टाइम जब हम लोग हाथ से बजाते हैं तो हमारे जो बॉडी ऑयल्स होते हैं और जो गंदगी होती है वो बराबर स्ट्रिंग्स के ऊपर जाती चली जाती है। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो स्ट्रिंग जो होती है वो उसके ऊपर एक और वायर ऐसे वाइंड अप होता है और जो उसका ग्रूव्स होते हैं उसके अंदर ये गंदगी जाके दम जाती है। और क्या होता है, इसकी वजह से जो साउंड की ब्राइटनेस है वो डल होती चली जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इसलिए क्या होता है कि जब आप बजाएंगे तो बड़ा ही डल साउंड करेगा। और बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि उनकी स्ट्रिंग्स डेड है। डेड का मतलब ये नहीं कि स्ट्रिंग टूट गई है, लेकिन वो साउंड जो है वो बिल्कुल डल दे रही है। और इसलिए इससे बचने के लिए कोशिश करें कि आप पीरियडिकली, डिपेंड करता है कि आप कितना अपना गिटार इस्तेमाल करते हैं, आपकी कंडीशंस वहाँ पर गिटार की कैसी हैं, उन सब के ऊपर बेसिकली अगर साउंड डल कर रही है तो चेंज करें उसको, गिटार की स्ट्रिंग को। जब भी रिकॉर्डिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कहीं पर लाइव बजाने के लिए जा रहे हैं तो बेटर है कि एक फ्रेश स्ट्रिंग का सेट यूज़ करें, उससे साउंड भी अच्छा आएगा और बजाने में भी बहुत मज़ा आएगा। एक और चीज़ मैं एक टिप उसके साथ में देना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि जब आप गिटार अपने घर में रखते हैं तो उसे किसी केस के अंदर रखें ताकि जो कमरे का जो मॉइस्चर है वो उसकी स्ट्रिंग्स पे ना लगे और उसको अफेक्ट ना करें। टिप नंबर 3, चूज द राइट प्लेक्ट्रम। नाउ प्लेक्ट्रम क्या होता है? प्लेक्ट्रम ये छोटा सा एक प्लास्टिक का पीस होता है जो अक्सर आपने देखा होगा लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रमिंग करने के लिए। होता क्या है, कई लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अक्सर मैंने देखा है लोग कहते हैं अरे किसी से भी बजा लो, चाहे कई लोग कॉइन से भी बजा लेते हैं, कई लोग कोई थिक प्लास्टिक कार्ड है उसको इसके शेप में काट के वो भी बजा लेते हैं। अगर आपके पास
इमरजेंसी में कुछ नहीं है, वो सब ठीक है, बट कोशिश करें कि अपने जो आपको गिटार बजाने की जो आदत है, आपकी जो हैबिट है, उसके अंदर आप इसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। ये आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आगे जाके देगी। अगर आप अभी बजाना सीख रहे हैं तो मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब शुरू कर रहा था तब मैं बहुत सारी गिटार स्ट्रिंग्स तोड़ता था। उसका रीज़न ये था कि शुरू में बजाने के चक्कर में, एक्साइटमेंट में मैं ज़ोर से स्ट्रिंग बजाता था कई बार और वो टूट जाती थी। जब आप लाइव बजा रहे हैं, एक्साइटमेंट रहता है, कई बार आप ध्यान नहीं रखते और ऐसा हो जाता है। और अगर शो के बीच में कभी ऐसा हो गया तो इट्स बहुत ही अजीब सी बात होती है, क्योंकि फिर आप चेंज नहीं कर सकते और सारा जो फ्लो है वो टूट जाता है। मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो प्लेक्ट्रम जो मैं यूज़ करता था वो बहुत थिक था। होता क्या था कि मेरे हाथ की जो एनर्जी है वो पूरी एनर्जी उस पिक से होती हुई स्ट्रिंग पे जाती थी और अक्सर वो उस एनर्जी को ले नहीं पाती थी और टूट जाती थी। व्हाट आई रियलाइज, मैंने उसके बाद में जो पिक थे इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एंड मेरी रिकमेंडेशन ये है और जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है 0.60 mm। ये जिम डनलॉप का प्लेक्ट्रम है, जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ओवर द ईयर हुआ क्या, जब मैं इसे बजाने लगा मेरी प्लेइंग स्टाइल भी इम्प्रूव हुई, प्लस साथ ही साथ में डायनेमिक्स इम्प्रूव हुए, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। प्लस अगर मैं ज़ोर से भी मैं बजाता था तो आप देख सकते हैं कि कितना फ्लेक्सिबल है ना। फ्लेक्सिबल है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है और इतना ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है ना। तो इससे क्या होता था कि जो स्ट्रेंथ मेरे हाथ की है वो स्ट्रिंग पे डायरेक्ट जाने की बजाय ये जो था ये इसको ऐसे करके ले लेता था। और इससे हुआ ये फ़ायदा कि कई बार चाहे एक्साइटमेंट में ज़ोर से भी स्ट्रम किया, स्ट्रिंग्स नहीं टूटती थी उससे और स्ट्रिंग्स की लाइफ बढ़ जाती थी। प्लस प्लेइंग स्टाइल है उसमें भी काफ़ी बदलाव आया। कुछ लोग हैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और लाइक 1.5 mm। और अगर आप पता नहीं मैं अगर आपको दिखता है कि नहीं, लेकिन कैमरे पे अगर देख सकते, देखिए कितना थिक है ये वाला जो प्लेक्ट्रम है कंपेयर टू दिस वन। ये ना के बराबर है 0.60 mm एंड 1.5 mm। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो ये मुड़ेगा भी नहीं, बिल्कुल टाइट है। अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो इसलिए एक ऐसा प्लेक्ट्रम इस्तेमाल कीजिए जो आपकी प्लेइंग स्टाइल को सूट करता है। 0.60 mm मैं यूज़ करता हूँ और मेरे लिए वो सबसे बेस्ट है। ऑलराइट, टिप नंबर 4, ब्रिंग डायनेमिक्स या फिर फील। आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि उनकी प्लेइंग के अंदर फील है, उनके म्यूज़िक में बड़ा फील आता है। फील जो है बड़ी म्यूज़िकल लैंग्वेज है, बहुत लोग उसको फील के रूप में कहते हैं, बट एक्चुअली वो बात कर रहे हैं डायनेमिक्स की, कि कितना डायनेमिकली आप बजाते हैं, कितना आप उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, कितने ज़ोर से या हल्के हैं, जो डायनेमिक्स है जो म्यूज़िक उसको आप कितना इनकॉर्पोरेट करते हैं। और ये बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लीजिए जी कॉर्ड बजाते हैं आप, जैसे मैं पहले अगर बजाता था तो ज़ोर से, नाउ दिस इज़ अ जी कॉर्ड, साउंड भी जी कॉर्ड की तरह कर रहा है, लेकिन अगर इसी जी कॉर्ड को अगर हम लोग थोड़ा सा और सॉफ्ट बजाएं और थोड़ा सा उसके अंदर डायनेमिक या कहें फील लेके आएँ तो थोड़ा सा और बेहतर साउंड करता है। है ना, थोड़ा सा और फील लेके आए, कोशिश करें अलग अलग स्टाइल को एक ही सॉन्ग या फिर जहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यूज़ करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं गाना सॉफ्ट जा रहा है तो आपको एकदम ज़ोर लगा के बजाने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट बजाएं या फिर प्लकिंग पे आ जाएं या फिर स्टाइल चेंज करें। तो डायनेमिक्स लेके आएँ अपनी प्लेइंग के अंदर। डायनेमिक्स से होता क्या है कि आपकी जो प्लेइंग है उसमें और खूबसूरती आ जाती है, सुनने वाले को वो और अच्छा सुनाई देता है। टिप नंबर 5, ट्राई यूजिंग ओपन कॉर्ड्स। अब ओपन कॉर्ड्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जी मेजर है, राइट, और हम इसको बार के साथ में बजा रहे हैं, है ना, जी मेजर है, इसको हम लोग यहाँ पर भी बजा सकते हैं। ओपन कॉर्ड में क्या हुआ, इसके अंदर जो 3rd and 4th स्ट्रिंग है वो ओपन बज रही हैं, है ना। अगर आप, कुछ लोग हैं वो एक ही
जो कॉर्ड स्ट्रक्चर होता है, पकड़ने का तरीका होता है, उस पर अटक जाते हैं। कोशिश करें कि अलग अलग तरीके आप ढूंढें। फॉर एग्जांपल जैसे कई लोग होते हैं जी को ऐसे बजाते हैं, जी सी डी जो एक कॉर्ड का प्रोग्रेशन है उसको ऐसे बजाते हैं। ओके, आप इसी जी सी डी को ओपन कॉर्ड्स के साथ में बजा सकते हैं ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल E है, E मेजर एंड देन A मेजर है एंड देन B मेजर है। अब इसी को आप ओपन कॉर्ड में E है, इसको ऐसे बजा सकते हैं, फिर A मेजर है उसको ऐसे बजा सकते हैं, और उसके बाद B है उसको ऐसे भी बजा सकते हैं आप, एंड देन अगेन E को B मेजर, A मेजर, E major, B major, A major. Compare to now, आप कहेंगे कि उस दूसरे कॉर्ड में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब कॉर्ड है, ये बेटर कॉर्ड है। हो सकता है कि कुछ आप ऐसा गाना बजा रहे हो जिसके अंदर वही कॉर्ड वॉइसिंग आपको चाहिए, है ना, आपको यही चाहिए इंस्टेड ऑफ ये, आपको यही वाला बी चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो यू नो डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडिंग कि कहाँ किसकी ज़रूरत है आप उसको ज़रूर बजाएं। लेकिन मोस्ट केसेस में जब आप किसी सॉन्ग को ओपन कॉर्ड पे बजाते हैं, स्पेशली अकूस्टिक गिटार के अंदर, तो वो बहुत ही रिच फुल साउंड करता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि जो भी कॉर्ड्स आप बजाते हैं, कोई गाना अगर बजा रहे हैं, अगर उसमें कोई ऐसा कॉर्ड है जिसे आप ओपन कॉर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको यूज़ करिए। देखिए आपकी जो साउंड है ओवरऑल वो और अधिक निखर जाएगा, ठीक है। नाउ आई नो आई एम सेइंग दैट कि ओपन कॉर्ड है, लेकिन इसका एक और नाम है, इसका भी ये सी है लेकिन इसका एक और नाम है, डी है। लेकिन यू नो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल कि उसको A9, A2 या C9 या C2 या C सस्टेन क्या कहते हैं उसको, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ अभी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि आप जब ओपन कॉर्ड्स को अपने म्यूज़िक में इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपनी प्लेइंग स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो आपकी प्लेइंग स्टाइल को और ख़ूबसूरत बनाता है, सुनने वाले के लिए वो और प्लेजेंट होता है और सुहावना होता है। तो कोशिश करें अपनी प्लेइंग स्टाइल के अंदर ओपन कॉर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। टिप नंबर 6, यूज़ केपो अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो। बहुत से लोगों को मैंने सुना है अवॉइड करते हैं कैपो यूज़ करना। ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, केपो यूज़ करने से आप लेस म्यूजिशियन नहीं बन जाते हैं, कम स्तर के म्यूजिशियन नहीं बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो कि स्ट्रिंग को दबाता है, और इस ब्रिज को, जो गिटार का जो ब्रिज है, इसको जहाँ पर भी आप लगाएंगे, ये एज अ जो नट है, वो गिटार का जो नट होता है, ये इसका काम करता है ना। तो डिपेंड करता है, कई सॉन्ग्स के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है और आप अच्छी वॉइसिंग इससे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे ए मेजर में कोई गाना बजाना है, ए मेजर ये है, एफ शार्प माइनर ये हो गया, ई मेजर हो गया, डी मेजर हो गया। अब इसी गाने को मैं जो ए मेजर का है, केपो सेकंड फ्रेट पे लगा के बजा सकता हूँ, पर मैं अब ए की जो फॉर्मेशन है उसके हिसाब से नहीं बजाऊंगा, मैं अब से जी में बजाऊंगा और ये साउंडिंग ए का ही करेगा। तो आपने देखा कि कैसे मैंने केपो का इस्तेमाल करके बजाया जी कॉर्ड का फॉर्मेशन, बट क्योंकि मैंने केपो सेकंड फ्रेट पे लगाया हुआ था, अब वही जो साउंड है, वो जी का जो साउंड था वो अब ए का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जी का जो पोजीशन थी, सॉरी, वो अब ए कॉर्ड की साउंडिंग हमें दे रही है। ऐसे करके आप इसे और आगे ले जा सकते हैं। नाउ केपो का जो एक डिसएडवांटेज, अगर सो टू से अगर आप कहना चाहते हैं, तो ये है कि केपो से जो हम ट्रांसपोज कहते हैं, जो पिच है, वो हम बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई गाना जी कॉर्ड के अंदर बजाना चाह रहा हूँ,
मेरे को जी कॉर्ड की जो स्ट्रक्चर पता है, पोजीशंस पता है, अगर मैं यही पोजीशन को होल्ड करके जी की बजाय मान लीजिए मैं ई पे बजाना चाहता हूँ तो मैं पीछे नहीं जा सकता है ना, उसको मैं वॉइसिंग को आगे ही ले जा सकता हूँ। तो ये एक चीज़ है कैपो के साथ में, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई गाना बी मेजर में है। नाउ यू नो बी मेजर इज़ नॉट अ वेरी कॉमन स्केल, कॉमन जो स्केल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गाने बी मेजर पे नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास में बी मेजर आ जाए या फिर कोई कहे कि ए शार्प की स्केल के ऊपर आपके पास कोई गाना बजाने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे? जी शार्प माइनर पे लेट से आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो अगर लेट टेक एग्जांपल फॉर जी शार्प माइनर, तो जी शार्प माइनर कहाँ पर है? ये हुआ हमारा जी और ये हुआ जी शार्प माइनर, ठीक है। अब ये जो मेरी फिंगर है जो ये बार यहाँ पर बजा रहा हूँ, इसकी जगह पे मैं केपो का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं फिर एक और चीज़ आपको बता दूँ, तो ओपन जो है ओपन स्ट्रिंग ई है एंड देन एफ शार्प जी शार्प। तो मुझे जी शार्प है ना बजाना है तो मैं जी शार्प पे अपना केपो लगा दूंगा। नाउ अब मैं यहाँ पर ई माइनर की वॉइसिंग ई माइनर बजाऊंगा और वो जी शार्प माइनर की वॉइसिंग मुझे देगी। बजा मैं पोजीशंस जो मैं वो ई माइनर की होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे साउंड आ रहा है वो आ रहा है जी शार्प माइनर का। ये जी शार्प माइनर है, ओके। क्यों? क्योंकि मैंने केपो लगाया। सो आपने देखा कि केपो का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं एंड ये आपकी एडवांटेज के लिए है, ओके। डोंट ये मत सोचिए कि इससे लगाने से आप लेस म्यूजिशियन हो जाएंगे क्योंकि आपको बी का स्केल नहीं पता है जी शार्प माइनर का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे लगाएंगे तो साउंड भी अच्छी आती है और ये आपकी एडवांटेज के लिए है। टिप नंबर 7, ट्राई लर्निंग डिफरेंट रिदम। मैं जब सोचता हूँ शुरुआत में, जैसे जब मैंने शुरू किया था, बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा जिनको सिर्फ 2 या 3 रिदम आती थी और वो हर गाने पे वही रिदम बजाए चलते थे। क्योंकि गाने मोस्टली जो हैं, अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें, अगर कोई मोटे मोटे तौर पे जो गाने होते हैं, एक्सेप्शंस नहीं कह रहा हूँ मैं, इसमें 5 या ऐसी कुछ ऑड नंबरिंग होती है, काउंटिंग होती है, मेनली 4/4, 4, 8, 3, 6 इस पे चलता है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक ये हो गई जो कि 3 काउंट में है, 1 2 3 1 2 3 1। और अगर 4 पे लेंगे हम लोग तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अगर आप शुरू करने के लिए इन 2 तरह के पैटर्न को भी अगर आपने पकड़ लिया तो आप बहुत सारे गाने बजा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि जब आप ये 2 पैटर्न पकड़ लेते हैं और बहुत से म्यूजिशियन अपनी ज़िंदगी इन 2 पैटर्न्स के ऊपर गुजार देते हैं। कोई भी गाना हो यही 2 बजाते रहता है। ट्राई कीजिए कि कैसे आप नए पैटर्न सीख सकें, नए जो आपका जो रिदम पैटर्न्स हैं आपके गिटार पे वो निकल के आ सकें। और उसको सीखने का एक अच्छा टिप आपको देता हूँ मैं। बेस्ट है, जो गाना आप सुन रहे हैं उस गाने का ड्रम पैटर्न आप सुनिए, है ना। उस गाने का सुनिए कि ड्रम कैसा बजाया गया है और उस पैटर्न को सुन के उसको फॉलो कीजिए, अपने गिटार पे मिमिक करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे गानों में जैसे ढोलक बजती है, दुम पाक दुम 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 दुम, ठीक है। ये ढोलक हो गई, ठीक है। एक बज रहा है तुम पाक तुम दुम पाक तुम पाक तुम दुम पाक तुम पाक तुम दुम पाक, ठीक है। और एक हो गई तुम पा तुम पा। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक गाने की रिदम सुन सकते हो, उस पर क्या ड्रम बज रहा है वो सुन सकते हैं और उसको सुनते हुए अपने गिटार के अंदर आप रिदम निकाल सकते हैं।
बड़ा आसान होता है ये, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आता जाएगा। तो याद रखिए, लर्न न्यू रिदम्स। गिटार के अंदर जो न्यू गिटार पैटर्न्स हैं उसे सुनिए, कोशिश कीजिए उसको सीखने की, ताकि आपके गिटार प्लेइंग के अंदर और ज़्यादा निखार आ सके और अलग अलग तरीके से आप इसे बजा सकें, वर्सेटाइल हो सके आपकी गिटार प्लेइंग। टिप नंबर 8, अपने गिटार प्लेइंग के अंदर जब आप गिटार बजाते हैं, कई बार मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो 4 कॉर्ड्स पे अटक जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जी मेजर बजा रहे हैं तो जी, ई माइनर, सी एंड डी, और इसके अलावा कुछ और वो डालना नहीं चाहते या कुछ और कॉर्ड्स बजाना नहीं चाहते, या हो सकता है कि उन्हें पता ना हो, क्योंकि ये पार्ट है आपकी लर्निंग का कि आप जब सीखते हैं, जब आप अपनी गिटार प्लेइंग के अंदर जब ग्रो कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप जो स्केल्स को सीखें और एक्स्ट्रा जो कॉर्ड्स लग रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर उसको सीखें, तो आपको ध्यान रहे, ताकि आप उन कॉर्ड्स को हमेशा अपने दिमाग में रखें और देखें कि कहीं ये एक्स्ट्रा कॉर्ड यहाँ लग सकता है खूबसूरती लाने के लिए, है ना। तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो 4 कॉर्ड्स पे बच सकते हैं, लेकिन अगर आप उनमें एडिशनल कॉर्ड्स अगर आप लगा देंगे तो उन गानों की जो खूबसूरती है वो थोड़ी सी और अधिक निकल के आती है। फॉर एग्जांपल, फेमस सॉन्ग है यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तो बहुत बार मैंने देखा है कि 4 कॉर्ड्स पे इसे गाने बजाए थे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, सी मेजर, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। ठीक है, तो जी, ई माइनर, सी, डी पे आप बजा सकते हैं, गलत नहीं है। इस गाने को इस 3-4 कॉर्ड्स के ऊपर आप बजा सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर इसके अंदर हमने 2 और कॉर्ड्स ऐड कर दिए, ए माइनर और एफ मेजर, तो देखिए इस गाने के अंदर थोड़ी सी और खूबसूरती आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, यीशु मसीह, ई माइनर, तेरे जैसा, सी मेजर, कोई नहीं, I'm going to A माइनर, तेरे चरणों में, डी मेजर, झुके आसमां, अब यहाँ से एफ मेजर, और महिमा गाए ज़मीं। तो आपने देखा कि हमने ए माइनर और एफ मेजर लगा दिया। नाउ अगर आप एफ मेजर और ए माइनर अगर ना भी लगाएं तो भी ये गाना जो है वो बच जाएगा, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई मज़ा नहीं आया गाने में या फिर आपने गलत बजा दिया। लेकिन अगर ये 2 कॉर्ड अगर आप एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो इससे थोड़ा सा और फ्लेवर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे डी मेजर पे कोई गाना बजाते हैं तो डी मेजर के अंदर हम सीधे बी माइनर पे जाते हैं एज ए माइनर, राइट। अगर आप उसके अंदर एफ शार्प माइनर भी डाल देंगे तो एक बड़ा फील आ जाएगा, और लास्ट में अगर आपने जी मेजर के बाद जी माइनर भी लगा दिया तो भी एक बड़ा अच्छा फील आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे गानों में ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपने वेबसाइट पे या कहीं पर आपने किसी को बजाते हुए देखा 4 कॉर्ड के साथ में, तो यू आर ऑल्सो स्टक विद दैट, कि आप भी वहीं जाके रुक गए कि नहीं भाई इसमें 4 ही कॉर्ड लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लग सकता। नहीं, म्यूज़िक में ऐसा नहीं है। म्यूज़िक जो है वो इवॉल्व होता है ना, आप उसके अंदर और खूबसूरती ला सकते हैं, आप अपना क्या डाल सकते हैं उसको और खूबसूरत बनाने के लिए। हो सकता है कि एक एडिशनल कॉर्ड आप उसके अंदर बजा सकते हैं जो कि उस गाने को और खूबसूरत बना दे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखें, और ये सब प्रैक्टिस करने से आएंगी, सीखने से आएंगी। और अगर जो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपकी जो प्लेइंग है ना, वो और निखर के आएगी बाहर, और सुनने वालों को सुनने में बड़ी आशीष मिलेगी। टिप नंबर 9, प्रैक्टिस मोर। नाउ जब हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, सिर्फ गिटार ही नहीं, मान लीजिए आप ड्रम सीख रहे हैं, कीबोर्ड सीख रहे हैं, देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप सीखें इस दुनिया में, उसका एक आधार है, एक जो फंडामेंटल है, जो बहुत ही बेसिक जो शिक्षा या प्रिंसिपल या सिद्धांत अगर आप उसे कहें, तो वो है कि आपको उस इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए उसके संग समय बिताना पड़ेगा, उससे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में महारत हासिल नहीं कर सकते। कई बार मुझसे जो स्टूडेंट सीखने आते हैं मुझसे अक्सर पूछते हैं कि कितने टाइम में मैं सीख जाऊंगा।
तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ आपने भी शुरू भी नहीं किया और आप एक टाइम पीरियड देखना चाहते हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि देखिए, ये आपकी निष्ठा के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके कमिटमेंट और आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीख जाएंगे, है ना। नहीं सीखने वाला 5 साल में भी नहीं सीखेगा, ट्रस्ट मी। अगर जो है बंदा वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो उसके लिए पैशनेट नहीं है, तो 5 साल भी लगा दो, वो शायद उसको उस स्तर पर नहीं सीख पाए। लेकिन अगर कोई बंदा पैशनेट है, अगर वो प्रैक्टिस में दिन में 2, 3, 4 घंटे लगा हुआ है अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ में, और वो सीख रहा है, उसको समय बिता रहा है, ट्रस्ट मी, 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अपना इंस्ट्रूमेंट उठा के उसे बजाने लगे। मैंने बहुतों को सिखाया है और मैंने देखा है जब वो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करने से उनकी प्लेइंग स्किल के अंदर, उनके इंस्ट्रूमेंट को जिस तरह से वो बजाते और हैंडल करते हैं, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो अगेन आई कांट स्ट्रेस इनफ, मैं आपको बार बार जोर दे के यही बताऊँगा कि प्रैक्टिस करें, ठीक है। वीडियो बैठ के मत देखिए बस, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, वीडियो देखने से नहीं, आपको जो नॉलेज मिली है उसको प्रैक्टिकली अपने गिटार पे उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो सीखने में आएगा। टिप नंबर 10, ट्यून योर गिटार्स। नाउ ये जो एक ऐसी टिप है, मैंने हंसी आती है क्योंकि मैं खुद भी इस वाली बात का शिकार हो चुका हूँ कई बार। इतना कॉन्फिडेंट रहता है, अरे गिटार उठाएंगे, बजाएंगे, शुरू हो जाएंगे, गिटार तो हमारा ट्यून रहेगा। ट्रस्ट मी, आपके पास चाहे कितना भी एक्सपेंसिव गिटार क्यों ना हो, बहुत बार चांसेस होते हैं कि वो आउट ऑफ ट्यून हो। पिछली बार जब आपने बजाया था, हो सकता है आपने ट्यून उसे रखा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगली बार जब उठाएंगे तो आपको ट्यून ही मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होता है या ऐसा नहीं हो। देर आर गुड चांसेस कि ऐसा हो कि आपका गिटार जो है वो ट्यून ना हो, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपने गिटार की ट्यूनिंग चेक करते रहें। बहुत से गिटार में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे गिटार के अंदर यहाँ पर ट्यूनिंग के लिए है ना, ट्यूनर है। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ उसकी ट्यूनिंग कैसी है ना। वैसे ही बहुत सारे गिटार्स में आजकल प्रीएम्प्स के साथ साथ में ट्यूनर्स भी आते हैं, तो आप बराबर चेक करते रहें, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर, बराबर चेक करने के अंदर कि आपके गिटार की ट्यूनिंग कैसी है। इनफैक्ट जब लोग लाइव शोज़ करते हैं तब आपने देखा होगा कि कई बार है ना, अपना गिटार पैडल से म्यूट करके वो हर गाने के बीच में अपनी ट्यूनिंग चेक करते हैं। उसका रीज़न ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब है या कि उसकी ट्यूनिंग स्टेबिलिटी नहीं है। देखिए, ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार स्पेशली, ये लकड़ी के बने होते हैं, राइट। प्लास्टिक के नहीं है, कंक्रीट के नहीं है, लकड़ी के बने हुए हैं। लकड़ी जो होती है, वुड जो होती है, उसका एक बड़ा एक जो कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है उसका, वो ये होता है कि वो मॉइस्चर और जो टेम्परेचर है उस पर रिएक्ट करती है ना। वो रिएक्ट करती है, स्पेशली मॉइस्चर से ज़्यादा टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है। तो अगर आप पहले जहाँ पर बजा रहे थे अपना इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पर अगर टेम्परेचर जो है वो गर्म है, तो उस टेम्परेचर पे जब आप अपना गिटार ट्यून करेंगे वो ट्यून रहेगा। द मोमेंट आप उस टेम्परेचर से निकाल के कहीं दूसरी जगह पे गए जहाँ पर टेम्परेचर कोल्ड था, बहुत ठंडा था, तो आपकी वुड रिएक्ट करेगी और आपकी गिटार की ट्यूनिंग जो है वो बदल जाएगी। ना सिर्फ वुड रिएक्ट करेगी बट द मेटल, जो स्ट्रिंग्स हैं, वो भी रिएक्ट करती हैं। एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, आपने पढ़ा होगा 5वीं क्लास या 6ठी क्लास में, मुझे जहाँ तक याद है, उन्होंने हमें बताया था कि क्यों ट्रेन की पटरियों के बीच में जगह देते, क्योंकि गर्मियों में जो लोहा है वो फैलता है ना, मेटल है वो फैलता है। बिकॉज मेटल जो है वो टेम्परेचर पे, या फिर ये वुड है, ये भी टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है। तो जो बॉटम लाइन ये है कि नो मैटर आपके पास कितना अच्छा गिटार है, कितना अच्छा आपका इंस्ट्रूमेंट है, टेम्परेचर जिसमें आप हैं वो अक्सर इस ट्यूनिंग को बदल देता है। और इसमें कोई हर्ज नहीं है अपनी ट्यूनिंग चेक करने के लिए, क्योंकि जब आप अपनी ट्यूनिंग बराबर चेक करेंगे, अच्छी बात आपके लिए होगी कि आप एक वेल ट्यून, इन ट्यून इंस्ट्रूमेंट को आप बजा रहे होंगे। और ऑब्वियसली अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ट्यून है तो आपको एक अच्छा साउंड सुनाई देगा, ना सिर्फ आपको लेकिन सुनने वालों को भी। सो याद रखें, ट्यूनिंग बराबर करें, ट्यूनिंग चेक करते रहें। पैडल खरीद लीजिए, क्लिप ऑन ट्यूनर खरीद लीजिए अगर आपकी गिटार में नहीं है तो, लेकिन ट्यूनिंग ज़रूर आप करें। और आजकल तो मोबाइल में भी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं ट्यूनिंग के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं।
ऑलराइट, सो ये थी 10 टिप्स जो कि आपके गिटार प्लेइंग को, आपकी गिटार प्लेइंग स्किल को इम्प्रूव कर सकती हैं। बहुत ही बेसिक टिप्स हैं, अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपकी डेफिनेटली जो स्किल है, जो प्लेबिलिटी है, वो अच्छी तरह से इम्प्रूव होगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि इन टिप्स को मैंने कहीं इंटरनेट से नहीं उतारा। जब मैं इस पूरे वीडियो के बारे में सोच रहा था, लिस्ट बना रहा था, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इन चीज़ों को यहाँ पर लिखा। और लास्ट एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोनस पॉइंट, शायद ही आपको कोई ये बताए, हैव अ लर्निंग हार्ट, सीखने वाला एक दिल रखें। कई बार क्या होता है, जब हम लोग बड़े अच्छे बजाने वाले हो जाते हैं तो हम लोग होते हैं, अरे मुझे तो सब पता है। जब आपके मन में ये विचार आ जाए कि मुझे सब पता है, आई नो आई एम द बेस्ट, आप वहाँ जाके रुक जाएंगे, आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऑलवेज़ हैव अ लर्निंग हार्ट। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी माहिर क्यों ना हो जाएं, उस्ताद ही क्यों ना बन जाएं, ऑलवेज़ हैव अ लर्निंग हार्ट। क्योंकि जब आपका सीखने वाला दिल होगा तो आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। और जब आप सीखते चले जाएंगे तो डेफिनेटली आप बढ़ते चले जाएंगे। और मेरी यही परमेश्वर से दुआ है कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे गिटार प्लेयर बने और अपने इस स्किल को परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए इस्तेमाल कीजिए, ताकि इस वरदान के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। अगेन, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, आपके सब्सक्रिप्शन से ज़रूर मदद मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ स्मैश दैट लाइक बटन, लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट, और गिटार से रिलेटेड किस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स को पढ़ता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। ओके, आने वाले समय में जैसे मैंने कहा कि गिटार्स के रिव्यूज़ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। कौन सा गिटार अच्छा है, किस तरह गिटार आप ले सकते हैं और क्या चीज़ आपको अपने गिटार्स में देखने की ज़रूरत है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।